यार आधी क्लास तो ऐसी खत्म हो जाती है। देखना ज्वाइन करके निवेश। आवाज आ रही है? ऑफ कोर्स आ रही है यार। हेलो, इज इट ऑडिबल? इधर आओ, स्टार्ट को हेलो, इससे ज्यादा हम ऑडिबल है, माइक्रोफोन की बैंड है, ठीक है, नॉट स्पेस करते हैं यार। अब देखो निवेश क्या होता है। मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म आता है 1909 में। रिफॉर्म इसलिए लेके आया जाता है कि 1905 में बंगाल की पार्टीशन हुई थी। उसके बाद क्या हुआ था, इंडिया में एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था। तो ब्रिटिशर्स को कुछ ऐसा करना था जिसकी वजह से एक्सट्रीमिज्म को रोका जा सके, क्योंकि 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था, जिसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट डिवाइड हो गए थे, और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो वायलेंट तरीके से अपनी बातें मनवाना चाहते थे। तो ब्रिटिशर्स को इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए कुछ चीजें इंडियंस के हक में लानी थी। अब क्या होता है, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म लेके आते हैं और मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट देते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट देते हैं जिसका कारण क्या होता है, अब देखो, ये सिर्फ और सिर्फ किसको सेपरेट इलेक्टोरेट देते हैं? मुस्लिम्स को। क्योंकि उस टाइम क्या होता है, हिंदू और मुस्लिम के बीच में यूनिटी बनी होती है, और उस यूनिटी को तोड़ने के लिए ये सिर्फ मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड करते हैं, हिंदुओं को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है ब्रिटिश की इंडिया में, उसमें जो इंडियंस की पॉपुलेशन, सॉरी, इंडियन की जो रिप्रेजेंटेशन होती है, उस रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज कर देते हैं, उसकी सीट बढ़ा के 16 से 60 कर देते हैं। हाँ, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यहाँ पे अप्लाई कर रहे थे कि एक कम्युनिटी का फायदा करो, दूसरी को पीछे छोड़ दो, तो दोनों के बीच में आपस में ही लड़ाई होने लगेगी, जेलेसी बढ़ने लगेगी। हाँ, ब्रिटिशर्स लेके आए थे। हाँ, अब जो अगली चीज होती है इसमें, सत्येंद्र सिन्हा होते हैं। वो क्या करते हैं, पहली बार वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बनते हैं, राइट। बस इसमें लिख लो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट आपके लिए। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 लिख लो। लॉर्ड मिंटो was the viceroy of India at that time। इस रिफॉर्म में क्या था, पहली चीज लिखो, the communal representation for the Muslim was introduced in the form of separate electorates, in the form of separate electorates for the first time। ठीक है, दूसरी चीज देखो, सत्येंद्र सिन्हा was appointed for the first time, सत्येंद्र सिन्हा
was appointed for the first time to the Viceroy's Executive Council. Appointed to the Executive Council of Viceroy's Executive Council. Viceroy's Executive Council for the first time. ठीक है, अब देखो क्या होता है। अब इसके बाद दिल्ली दरबार लगता है 1911 में। दिल्ली दरबार किस लिए लगाया जाता है कि जो किंग जॉर्ज थे उनको ब्रिटेन का नया मुनाक बनाया जा रहा था, राइट। और दिल्ली दरबार के टाइम पे क्या होता है, जो तो 1905 में जो बंगाल की पार्टीशन करी जाती है उसको कैंसिल करके बंगाल को वापस रीयूनाइट करवा दिया जाता है। चीज समझ में आई? नहीं, ब्रिटिश की तरफ से। हाँ, देखो क्या होता है दिल्ली दरबार में। कोरोनेशन सेरेमनी पता है क्या होती है? कोरोनेशन सेरेमनी का मतलब होता है किसी बंदे को किंग बनाया जा रहा है, उसे कोरोनेशन सेरेमनी बोलते हैं। और 1911 में जो किंग जॉर्ज 5 होते हैं ब्रिटेन के, उनकी कोरोनेशन सेरेमनी होती है, मतलब वो ब्रिटेन के नए मोनार्क बनते हैं। और उसी की खुशी में इंडिया, जैसे ब्रिटेन में ना कोई अगर बड़ी चीज होती थी तो इंडिया में भी उसको मनाया जाता था ब्रिटिशर्स की तरफ से, क्या लगा के? दरबार लगा के, राइट। और वो दरबार कौन कौन से होते थे? जहां जहां पे वो होते थे उन जगहों के नाम पे आगे दरबार लगा दिया जाता। जैसे सबसे पहले दरबार हुआ था इलाहाबाद दरबार, फिर 3 दरबार हुए दिल्ली दरबार, वो तीनों दिल्ली में हुए थे। और 1911 में एक चीज और करी थी दिल्ली दरबार के बाद, जो ब्रिटिश की ऑफिशियल कैपिटल थी वो पहले कैलकाटा थी, उसको शिफ्ट करके दिल्ली कर दिया गया था। तो इसमें लिखो दिल्ली दरबार 1911। इसमें लिख लो पहले वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग, HARDINGE, लॉर्ड हार्डिंग। इसमें क्या किया गया था? रीयूनियन ऑफ बंगाल, रीयूनियन ऑफ बंगाल, अनाउंसमेंट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, जो कि एक्चुअली 1912 में शिफ्ट करी गई थी, इसमें अनाउंसमेंट हुई थी। अब देखो लिख लो, टोटल 4 दरबार हुए हैं। इंपॉर्टेंट दरबार के बारे में लिख लो। पहला 1858 इलाहाबाद दरबार, 1858 इलाहाबाद दरबार। इसमें क्या हुआ था? क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन जो मैंने बताई थी, किसके बाद आई थी? हाँ, 1857 के रिवोल्ट के बाद। इसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लिख लो। 1858 में हुआ था ये। फिर 1877 में दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में हुआ था दिल्ली दरबार। इसमें क्वीन विक्टोरिया को केसर ए हिंद का टाइटल दिया गया था, केसर ए हिंद। केसर ए हिंद। वो ब्रिटिशर्स ने दिया था, हमने थोड़ा दिया था। हाँ, अगला हुआ था 1903 में। इसमें लॉर्ड कर्जन थे इंडिया के वॉइसरॉय। 1877 में तब लॉर्ड कैनिंग थे, नहीं लॉर्ड लिटन थे, सॉरी। हाँ, लॉर्ड लिटन, LYTTON, लॉर्ड लिटन। तीसरे वाले में जो 1903 में हुआ था उसमें लॉर्ड कर्जन थे, CURZON, लॉर्ड कर्जन। और जो 1911 का दिल्ली दरबार हुआ था उसमें लॉर्ड हार्डिंग थे, HARDINGE, लॉर्ड हार्डिंग। एक बात जैसे हमने देखा कैपिटल चेंज करके फिर हाँ, कोई दिक्कत वगैरह भी आती थी? ये जो ऑफिशियल ऑफ कोर्स आती थी, ऑफ कोर्स आती थी। अब देखो
जितना भी इनका एडमिनिस्ट्रेशन वर्क था वो सारा कहाँ पे चल रहा था, पहले कलकत्ता में। फिर उसको टोटली उस टाइम वहां पहले डिजिटल डिजिटल चीजें तो होती नहीं थी, तो सारा सामान वहां से वहां लेके जाना। उसके बाद जो फंक्शनिंग थी, मतलब दिल्ली को पहले उस तरीके से बनाना पड़ेगा ना कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हो सके, तो वो सब चीजें करना तो ऑफकोर्स दिक्कत आती थी। तो सर हम ऐसे मतलब मार्केटिंग उन्होंने कैपिटल चेंज करके भी जाके इससे सारा कंट्रोल हो जाता है। हाँ, दिल्ली से कंट्रोल करना ज्यादा इजी था, क्योंकि यार देखो कलकत्ता में बैठ के नॉर्थ इंडिया को कंट्रोल करना मुश्किल था, लेकिन दिल्ली में बैठ के नॉर्थ और साउथ दोनों को इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है। और इंडिया की भी कैपिटल इसीलिए दिल्ली है, क्योंकि दिल्ली ना यार हमेशा से ही हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट रहा है। सबसे पहले दिल्ली को अपनी कैपिटल किसने बनाई थी पता है? नहीं, सबसे पहले राजपूत ने दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाई थी। मेडिवल में ही थे, मेडिवल में ही थे। हाँ, उन्होंने सबसे पहले दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया था। नाम तो फिलहाल मुझे याद नहीं है, लेकिन जब मेडिवल करवाऊंगा तो लिखवा दूंगा। हाँ, राजपूत डायनेस्टी थी, उन्होंने ही बनाया था। अब देखो क्या होता है 1940 1911 के बाद क्या होता है, 1914 में पहली वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है। ये नेक्स्ट टॉपिक है उसी में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स। अब देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है, उसमें ब्रिटेन पार्टिसिपेट करता है, राइट। अब ब्रिटेन पार्टिसिपेट करता है तो क्या होता है, ब्रिटिशर्स इंडियन से हेल्प मांगते हैं, कहते हैं कि आप हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीतने में हेल्प करो, अपने सैनिक भेजो, हमें रिसोर्सेज को सप्लाई करो, और हम आपको बदले में क्या देंगे, फ्रीडम देंगे, स्वराज देंगे, राइट। तो जो इंडियंस होते हैं वो खुश हो जाते हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं वो खुश हो जाते हैं कि यार ठीक है, हम वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की मदद करते हैं, अपने सोल्जर्स भेजेंगे, और ब्रिटिशर्स बदले में हमें क्या देगा, सेल्फ रूल देगा, मतलब हमें हमारी गवर्नमेंट सेटअप करके देगा। तो अब क्या होता है, एक्सट्रीमिस्ट मान जाते हैं इस बात के लिए, मॉडरेट्स भी मान जाते हैं लगभग लगभग। और क्या होता है, लेकिन जो एक तीसरा दल होता है इसमें, रेवोल्यूशनरीज, रेवोल्यूशनरीज वो होते थे जो एक्सट्रीमिस्ट से भी ज्यादा एक्सट्रीम सोच रखते थे, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ वायलेंस में ही बिलीव करते थे। ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट को ये लगा, सॉरी रेवोल्यूशनरीज को ये लगा कि जो ब्रिटिश है वो अभी वर्ल्ड वॉर 1 में बिजी है, और ये हमारे पास सही टाइम है, हम क्या करते हैं, इनके ऊपर हमले करते हैं, इनके साथ वायलेंस करते हैं, इनके लोगों को मारते हैं, इनके सैनिकों को मारते हैं। और क्योंकि सारा का सारा ध्यान ब्रिटिशर्स का कहाँ पे लगा हुआ है, वर्ल्ड वॉर 1 में, उसके जितने भी सैनिक हैं वो कहाँ पे बिजी हैं, वर्ल्ड वॉर 1 में, तो हम क्या करेंगे, ऐसी चीजें करके इंडिया को आजाद करवा लेंगे। ये 3 ग्रुप थे जो इनका काम चल रहा था। अब देखो क्या होता है, वर्ल्ड वॉर में इंडिया के 13 लाख सोल्जर्स पार्टिसिपेट करते हैं, लगभग लगभग 13 लाख सोल्जर्स। उसमें से इंडिया के अराउंड 78,000 के करीब सोल्जर्स की डेथ होती है, और 69,000 के करीब सोल्जर्स जख्मी होते हैं। जिसके बाद इंडिया तो ये सोच रहा था, या इंडिया के लीडर्स ये सोच रहे थे कि हमें तो वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिशर्स के सपोर्ट करने के बदले क्या मिलेगी, आजादी। लेकिन इनको बदले में क्या मिलता है, रॉलेट एक्ट, जो कि आता है 1919 में। समझ में आया वर्ल्ड वॉर में क्या चल रहा था? लिख लो इसके बारे में। इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि 1914 से 1919 तक हुई थी। 19 तक हुई है। ब्रिटेन अलाइड विद फ्रांस, रशिया, यूएसए एंड इटली, नहीं, ब्रिटेन अलाइड विद फ्रांस, रशिया, यूएसए, इटली एंड जापान अगेंस्ट जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड ऑटमन। ऑटमन अंपायर टर्की का अंपायर था। अगेंस्ट जर्मनी, ऑस्ट्रिया, AUSTRIA है ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड ऑटोमन। अब देखो इसमें लिख लो, इंडियंस का रिस्पांस क्या था, द नेशनल रिस्पांस टू ब्रिटिश पार्टिसिपेशन इन द वर्ल्ड वॉर वाज, द नेशनलिस्ट रिस्पांस
इनमें से अलाइज पावर कौन थी और एक्सिस पावर कौन सी थी? ये जो वर्ल्ड वॉर थी ना, ये दो पार्ट में डिवाइडेड थी, अलाइज एंड एक्सिस। एक तो जर्मन था, जो ब्रिटेन के साथ थे उन्हें अलाइज बोला जाता था, जो जर्मनी के साथ थे उन्हें एक्सिस बोला जाता था। जो ब्रिटेन के साथ थे उन्हें अलाइज बोला जाता था, जो जर्मनी के साथ थे, यस हर्षदीप, कोई डाउट? जो जर्मनी के साथ थे उन्हें एक्सिस बोला जाता था। The moderates were supporting the empire in the war as a matter of duty. The extremists as a supported the empire in the war as a matter of duty. आपने अभी रिवोल्यूशनरीज कराया है, वो भी मतलब कांग्रेस की पार्टी थी, इसको डिवाइड कर। नहीं, कांग्रेस के पार्ट नहीं थे, मतलब कुछ और एलिमेंट्स थे जो कि जैसे भगत सिंह वगैरह ले लो, समझ गए, चंद्रशेखर आजाद वगैरह ले लो। अगले में लिख लो, द एक्सट्रीमिस्ट वर आल्सो सपोर्टिंग द ब्रिटिशर्स in the hope that their loyalty would repay them in the form of self rule. But British government didn't give India its promised self rule. ठीक है, नहीं है। देखो अब इसके बाद क्या होता है, 1916 में एक होम रूल लीग मूवमेंट चलती है, और वो कौन चलाती है? एनी बेसेंट, जो कि एक आयरिश होती है। एनी बेसेंट किसी और चीज में भी इन्वॉल्व थी। यस, थियोसॉफिकल सोसाइटी कब इसकी हेड बनी थी? 1907। हाँ, सक्सीड किया था। अब देखो क्या होता है, होम रूल मूवमेंट या होम रूल लीग एक आयरिश लीग थी, आयरिश मतलब आयरलैंड की लीग थी, और इन्होंने वहां पे भी एक ऐसी ही मूवमेंट चलाई थी, और सेम मूवमेंट वो इंडिया में चला रही थी। किस लिए? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट की इंडियंस को भी एक अपनी सेल्फ रूलिंग गवर्नमेंट दो, जैसे आपने अपनी कॉलोनीज में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह वगैरह में दी है। बस आपके लिए होम रूल लीग में यही इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। इसमें लिख लो होम रूल लीग मूवमेंट में, इसमें दिया है, कौन से पेज नंबर पे दिया है? 136 देख लेता हूं। हाँ बस ठीक है, इतना ही करवाऊंगा, ज्यादा नहीं करवाऊंगा। लिख लो, द होम रूल लीग मूवमेंट वाज टू गेट सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया, and it was the Indian response to the First World War. इसमें देखो क्या होता है, इसमें ना एक चीज ये थी कि इंडियन जो फीमेल्स थी, विमेन्स थी, उन्होंने भी लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट किया था। किस लिए? क्योंकि इस वाली मूवमेंट को एक कौन? फीमेल लीड कर रही थी, राइट। इसमें दो होम रूल लीग्स बनी थी, लिख लो, द टू होम रूल लीग्स वर एस्टैब्लिश्ड
First by Bal Gangadhar Tilak at Pune in April 1916, and second Annie Besant at Madras Tilak पूना में, PWNA पूना, अप्रैल 1916, और एनी बेसेंट ने मद्रास में बनाई थी इन सितंबर 1916। और देखो ये लीग जो थी, ये मूवमेंट इतनी बड़ी थी कि इसमें कांग्रेस ने भी पार्टिसिपेट किया था और इवन मुस्लिम लीग ने भी पार्टिसिपेट किया था। और क्या होता है, इसका रिजल्ट होता है कि मॉन्टेग चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स आते हैं आगे। इसके बाद इसमें इतना ही लिखो, इतना बहुत है आपके लिए। अब आगे लिख लो। इसके बाद जो आएगा वो 1928 के राउंड था, इसमें नहीं था वो। अब इसके बाद आता है दी लखनऊ पैक्ट। किसमें? पैक्ट एक तरीके का एग्रीमेंट होता है, एक्ट होता है कोई लॉ। द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 लिखो। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कांग्रेस अभी तक जो मुस्लिम्स को एक सेपरेट इलेक्टोरेट ग्रांट किया गया था उसका विरोध कर रही थी, लेकिन 1916 के लखनऊ पैक्ट में आके, जिसको मजूमदार जी ने हेड किया था, मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, AC मजूमदार, ठीक है। क्या होता है कि जो कांग्रेस अभी तक सेपरेट इलेक्टोरेट जो मुस्लिम को दिया गया था उसका विरोध कर रही थी, लेकिन इस वाले पैक्ट में आके कांग्रेस फर्स्ट टाइम मुस्लिम्स के सेपरेट इलेक्टोरेट को सपोर्ट करती है। किस लिए? ताकि वो मुस्लिम लीग के साथ कोऑपरेट करके आगे काम कर सके। और इसी में पहली बार ये चीज हुई थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग्स दोनों ने मिलके आगे साथ में काम करना स्टार्ट किया था। लेकिन दोनों में यार देखो, रिलीजियस डिफरेंसेस थे, दोनों की आइडियोलॉजी अलग अलग थी। कांग्रेस जो थी, ऐसा तो नहीं कहूंगा कि मैं सिर्फ हिंदू की ही बारे में बात चला रही थी, लेकिन हाँ, थोड़ी हिंदू सेंट्रिक थी कांग्रेस। और जो मुस्लिम थी, मुस्लिम तो इसी बेसिस पे बनी थी मुस्लिम लीग, कि हमने सिर्फ मुस्लिम्स की बात उठानी है क्योंकि मुस्लिम्स की बात कांग्रेस आगे नहीं लेके जा रही है। तो दोनों की आइडियोलॉजी टोटली डिफरेंट थी। आगे जाके जो मुस्लिम लीग थी उसकी आइडियोलॉजी एक सेपरेट स्टेट की हो गई थी कि हमें एक अलग से देश चाहिए, हम इंडिया को आजाद नहीं करवाना है, हमें एक अपना स्टेट अलग से चाहिए। लेकिन जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ये चाह रही थी आगे जाके कि कंट्री की पार्टीशन ना हो, कंट्री की सेपरेशन ना हो, दोनों जो हिंदू और मुस्लिम हैं एक साथ मिलके एक ही कंट्री में रहे। ठीक है, तो लखनऊ पैक्ट में लिख लो, इट वाज रिजल्ट ऑफ होम रूल लीग मूवमेंट ऑफ तिलक एंड एनी बेसेंट। इसमें एक चीज और हुई थी, सूरत स्प्लिट में जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए थे, इसमें वापस से रीयूनाइट हो गए थे। मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट गॉट रीयूनाइटेड। It was headed by AC Majumdar, Ambika Charan Majumdar. It was marked an important step in the Hindu-Muslim unity, as the Congress accepted separate electorates of Muslims for the first time, and the Congress and Muslim League Hindu-Muslim unity, as the Congress accepted
separate electorates of Muslim for the first time. Separate electorates of Muslim for the first time. And both Muslim League and Congress agreed to work with each other. जी आपका टॉपिक खत्म हो गया। देखना मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन से लेकर आज तक क्या क्या करवा दिया है। क्या क्या करवाया है? आपने तो एम्स वगैरह बता दिए थे, बता दिए थे, फिर उनका बेसिस बताए थे क्या है, मॉडर्न और एक्सट्रीम में वो हुआ था, ये भी बता दिया था, तो लेसी मूवमेंट बता दिया था, और आपने कांग्रेस के शेड्यूल बता दिए थे सारे ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहाँ से ना गांधी का एरा स्टार्ट होगा, गांधी की बात होगी। आज थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, मेन कल से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है इंडिया ने अराउंड वर्ल्ड वॉर 1 में 100 मिलियन पाउंड्स की मदद करी थी ब्रिटिशर्स को। हाँ, सिर्फ पैसे नहीं, अलग अलग फॉर्म में। कैसे? ब्रिटिशर्स क्या कर रहा था, इंडिया के लोगों को यूज कर रहा था अपनी लड़ाई में एज इंडियन सोल्जर्स। इंडिया से कपड़े लेके जा रहा था फ्री में, इंडिया से दवाइयां लेके जा रहा था फ्री में, इंडिया के लोगों से सैंड बैग बनवाता था। सैंड बैग किस लिए? कवर कर पाए, उसका यूज हो रहा था। इंडिया से लगभग 1.7 लाख हॉर्सेस लेके गया था लड़ाई में। और क्या किया था, एक और चीज थी, जस्ट अ सेकंड, मैन पावर तो यूज कर रहा था। हाँ, इंडिया से लगभग 37 लाख टन ग्रेन्स और वीट्स लेके गया था। अब इन सबको मिला के जो एक एस्टिमेट बनता है वो बनता है 100 मिलियन पाउंड्स। 100 मिलियन पाउंड्स इज अ वेरी बिग अमाउंट, और वो भी 1914 के अराउंड। आज देखेंगे 100 मिलियन पाउंड अप्रोक्सीमेटली 1000 मिलियन या 1500 मिलियन पाउंड के करीब काउंट करेंगे। तो आपको क्या लगता है, ये जो छोटी मोटी इसने डेवलपमेंट करी, तो छोटे मोटे रेलवे ट्रैक बनाए या छोटे मोटे टेलीग्राफ पोल्स लगवाए एटसेट्रा एटसेट्रा, क्या इन सब चीजों पे अगर हम सिर्फ इसी वाली अमाउंट को जोड़ ले जो उसने पिछले 300 सालों में हमें एक्सप्लॉइट किया, उसको छोड़ दें, अगर सिर्फ इसी वाली एस्टिमेट को हम लेके चले, तो क्या इसका ये 1% भी होगा? बिल्कुल भी नहीं। इंडिया को ब्रिटेन ने भर भर के एक्सप्लॉइट किया, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया, और उसकी कोई एस्टिमेशन ही नहीं है, कोई एस्टिमेशन नहीं है उसकी। ठीक है, ये बात गलत करी, बट सर इसमें मतलब गलती आती है, इंडियन सब ना पहले से नहीं करते तो ना आते ब्रिटिश। क्यों नहीं आते ब्रिटिशर्स? ब्रिटिशर्स तो ट्रेड करने आए थे। हाँ, तो भी मतलब मान लाइक अगर जैसे मान लो जैसे आपने इंडियंस में पता है क्या कमी थी? यूनिटी नहीं थी इंडियंस में। चलो ठीक है, मैं मानता हूं कि हर स्टेट के बीच में उस टाइम लड़ाइयां होती थी, एक स्टेट दूसरी स्टेट से क्लैश कर रहा है, लेकिन अब उस क्लैश को किसने देखा? ब्रिटिशर्स ने। और ब्रिटिशर्स ने इस चीज का फायदा उठाया, क्या कि यहाँ पे एक स्टेट जो है वो दूसरे स्टेट का क्या है? राइवल है, राइट? ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक स्टेट को दूसरे स्टेट के साथ भड़काना शुरू किया। पहले इसकी मदद करी, इसको हराने में, इसको कमजोर करने में,
बाद में उसी मदद के नाम पे इस स्टेट को भी कमजोर कर दिया, राइट। कुछ ऐसी थ्योरीज हैं कि जो ब्रिटिश का इंडिया के ऊपर एक्सपेंशन था या इंडिया के ऊपर रूल था, ये पहले से फिक्स था या ये जस्ट टाइम के साथ होता चला गया। तो इसके ऊपर दो सेक्ट बटे हुए हैं। एक कहता है कि ये फिक्स था, ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, उन्होंने इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन को देखा, उनको ये समझ में आया कि जो इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन है बहुत ज्यादा वीक है, दो स्टेट्स को आपस में लड़ा के हम इजिली इन दोनों ही स्टेट को कमजोर करके इनके ऊपर अपना रूल चला सकते हैं। जो दूसरा स्टेट था वो ये कह रहा था कि जो ब्रिटिशर्स थे सिर्फ और सिर्फ अपना ट्रेड बचाना चाहते थे, क्योंकि जब दो स्टेट्स लड़ते थे तो उसमें ट्रेड नुकसान किसको हो रहा था, ब्रिटिशर्स को हो रहा था। तो उस नुकसान से बचने के लिए जो ब्रिटिशर्स स्टेप्स उठाती थी, वो स्टेप्स इतने एक्सट्रीम होते चले गए कि अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स को भी पता नहीं चला कि कब वो इंडिया के ऊपर रूल करने लगे। ट्रेड के इंटेंशन से ही आए थे वो, जो मेरे को जितना लगता है, मेरे को तो यही लगता है कि हाँ, ब्रिटिश का जो कन्क्वेस्ट था इंडिया के ऊपर वो एक्सीडेंटल था। आई डोंट थिंक कि, मतलब एक्सीडेंटल, कुछ हद तक एक्सीडेंटल था। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स, हाँ, वो जानबूझ के चीजें करने लगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स को ये दिखने लगा कि इंडिया एक बहुत ही बड़ी ट्रेड इकोनॉमी है, अगर हमारा इंडिया के ऊपर कब्जा होगा तो इस पूरी की पूरी ट्रेड इकोनॉमी पे किसका हक होगा, हमारा हक होगा, हमारा कब्जा होगा, और हम इसको जैसे चाहे अपने मन मुताबिक मोल्ड कर सकते हैं, मन मुताबिक यूज कर सकते हैं। स्टार्टिंग में ब्रिटिशर्स आए ट्रेड के पर्पज से, राइट, कि हमें ट्रेड करना है, हमें ईस्ट में, इंडिया में एक इंडिया नाम की जगह है ईस्ट में, वहां से अच्छा प्रॉफिट होगा, हम यहाँ से प्रॉफिट कमाएंगे और ब्रिटेन में जाके मजे करेंगे। आए थे इस वाली चीज से, लेकिन जैसे ही इंडिया में उनको 20, 30, 40 साल हुए, उन्होंने 2-3 छोटी मोटी वॉर्स लड़ी, उनमें उनको क्या मिली, प्रॉफिट मिला, जीत मिली। क्या होता है कि पहली जो बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757 बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ कि इंडिया की बहुत बड़ी, मतलब जो बंगाल की सेना थी, बंगाल के नवाब की सेना, वो बड़ी थी, और जो ब्रिटिशर्स के ट्रूप थे वो बहुत कम थे। लेकिन उन ब्रिटिशर्स के ट्रूप ने इंडिया की, बंगाल की उस बड़ी सी सेना को हरा दिया। वहां से ब्रिटिशर्स को ये समझ में आया कि अगर हम ऑर्गेनाइज्ड वे में इनके साथ लड़ेंगे तो हम इनके ऊपर बड़े आराम से अपनी जीत कर सकते हैं, बड़े आराम से इनको हम हरा सकते हैं। वहां से ब्रिटिशर्स को धीरे धीरे समझ में आया, ब्रिटिशर्स को ये चीज समझ में आने लगी कि इंडिया पॉलिटिकली वीक है, जो हर एक रूलर है सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा, अपनी जीत देखना चाहता है, और किसी एक रूलर को हम दूसरे रूलर के खिलाफ बड़े आराम से भड़का सकते हैं। ये चीज होने लगी तो ब्रिटिशर्स को ये चीज लगने लगी कि यार अगर ऐसा होने लगा तो हम इन स्टेट्स के ऊपर क्या करेंगे, अपना रूल चलाएंगे, और इनको अपने मन मुताबिक, अपने लिए ट्रेड प्रॉफिट, इनका पहला ये कोई मोटिव नहीं था कि हमने इंडिया के ऊपर या इन स्टेट्स के ऊपर रूल करना है। ये स्टेट्स को कमजोर करके क्या करना चाहते थे, अपने लिए ट्रेड में प्रॉफिट करवाना चाहते थे, कि अपने अकॉर्डिंग ट्रेड लॉस करवा लेंगे हम और ट्रेड में पैसा कमाएंगे। लेकिन जब इन्होंने ऐसा करवा लिया तो इनको ये लगने लगा कि यार इन स्टेट्स के पास तो वेल्थ ही बहुत है, ये तो अमीर ही बहुत है, अब हम इन स्टेट्स के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। स्टेट्स के ऊपर कब्जा किया मतलब वहां के लोगों के ऊपर भी कब्जा किया। उन लोगों को किसके अकॉर्डिंग चलाने लगे, अपने फायदे के अकॉर्डिंग चलाने लगे, उनको और फायदा मिलने लगा। जब और फायदा मिलने लगा तो वही सेम चीज इन्होंने और स्टेट्स के साथ करी ताकि उनको और ट्रेड में फायदा मिले, और कब वो ट्रेड का फायदा बदलते बदलते पॉलिटिकल फायदे में चला गया इनको पता ही नहीं चला। मेरे अकॉर्डिंग ऐसी स्टोरी है, मेरी थ्योरी ये है, मैं ये समझता हूँ। बाकी बुक्स में और भी थ्योरीज हैं जो बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स ने दी हैं, वो भी आप पढ़ सकते हो अगर इंटरेस्ट हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली जो एक्सपेंशन हुआ, कन्क्वेस्ट हुआ ब्रिटिश का, इस तरीके से हुआ। वैसे अगर हम देखें हमारी हिस्ट्री के बारे में, सोर्सेज, वो भी सोर्सेज अगर मॉडर्न के बारे में बात करें, मिडिवल के बारे में बात करें, तो 100% सोर्स तो हमारे पास नहीं है। कुछ जो मुगल्स के हमें मिले हैं बुक्स वगैरह या कुछ इंस्क्रिप्शंस वगैरह लिखे उन्होंने, ब्रिटिश अपना हर एक चीज का रिकॉर्ड रखते थे, उन रिकॉर्ड से हमें जितनी इंफॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी हिस्ट्री बनाते हैं। आया समझ?
कोई डाउट? तो यार निवेश आज ना यहीं तक करते हैं, टाइम भी हो गया, कल कंटिन्यू करेंगे गांधी के बारे में। ओके हर्षदीप, थैंक यू।